स्वागत है दोस्तों हिंदी सारथी के इस PYQ सेशन में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं में आए हुए समान अध्ययन के विगत वर्षों के प्रश्नों को हम इस PYQ में सभी प्रश्नों को क्रमवार देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में अन्य जो PYQs आए हुए हैं इस परीक्षाओं से रिलेटेड उनको भी हम अपने इस चैनल पे ला सकें। तो जो आज का हमारा सेशन है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय इंटर कॉलेज LT ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 के समान अध्ययन पर आधारित है। ये हमने यूथ की बुक से लिया है जो कि लेटेस्ट अभी हमारे पास यही था, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा इस सेशन का पहला प्रश्न है, आप ही अगर ये हमारा सेशन देखते हैं तो आपको आने वाले जो GDC पेपर है और LT ग्रेड है उसमें बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो हम चलते हैं सीधे अपने आज के पहले प्रश्न पे। जो हमारा पहला प्रश्न है ये है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। हमारा पहला ऑप्शन है श्वेतेश्वर उपनिषद, गोपद ब्राह्मण, बृहद आरण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर है, जो कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। हम व्याख्या पे नहीं चलेंगे, व्याख्या के लिए हम अलग से एक सीरीज लाएंगे, इसका सेशन लाएंगे, पर आज हम बस प्रश्नों को देखेंगे और उसके उत्तर को देखेंगे। तो हमारा आज का जो दूसरा प्रश्न है ये है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो हम देखते हैं क्या है। जो सूची 1 है इसमें राजाओं के नाम है और सूची 2 में इनकी पत्नियों के नाम है। तो पहले हम सूची 1 में जानते हैं जो हमारे राजा दिए गए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम। तो जो इसका सही उत्तर है, सही मिलान है, ये इस प्रकार है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमारी देवी था, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुबेर नागा था, कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम अनंत देवी था। तो आज के हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है, अर्थशास्त्र पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। जो कथन पहला है, या भारतीय राजशासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। जो कथन 2 है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और जो प्रश्न, अब इस दोनों में से हमें बताना है कि सही क्या है। तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, इसलिए विकल्प C सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अर्थशास्त्र हम सब जानते हैं कौटिल्य की रचना थी और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कि हर परीक्षा में आती ही रहती है। हमारा चौथा प्रश्न है, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टता शहरों में से एक के रूप में बताया है। तो हमारे ऑप्शन है इब्न बतूता, अल बरूनी, फरिश्ता, अबुल फजल। तो जो इब्न बतूता था इसने अपनी पुस्तक रेहला में, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी, दिल्ली को एक उत्कृष्ट शहर के रूप में बताया है। तो हमारा सही उत्तर है इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है वो ये है कि इसकी पुस्तक का नाम रेहला था और यह अरबी भाषा की पुस्तक है तथा इब्न बतूता जो 14वीं शताब्दी के आसपास भारत आया हुआ था, जो कि दिल्ली सल्तनत का समय था। हमारा 5वां प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है। जो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट हैं यानी कि पंचायती राज ऐसी संस्थाओं का सर्वप्रथम किसने लाया था। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और डलहौजी। इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन, जो कि 1882 में इसको लाया था। ठीक है, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है 7 दिन की, दूसरा ऑप्शन है 14 दिन की, तीसरा ऑप्शन है 21 दिन की और चौथा ऑप्शन है 30 दिन की। तो हम जानते हैं भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, जो कि उनको 14 दिन पहले ही पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक है, ऐसा संविधान में वर्णित है। तो हमारा आज का सही उत्तर है B, 14 दिन।
चलते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये भी पॉलिटी से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि भारत में किस राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या चौथा ऑप्शन है राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष। तो हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल का वर्णन है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इसका सही उत्तर है जो हमारा प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके द्वारा, या फिर कोई अन्य व्यक्ति जिनको ऐसा करने के लिए आदेशित किया जाए। ठीक है। और हम जानते हैं कि जो राज्यपाल का जिक्र आता है वो भाग 6 में आता है, जो राज्य से संबंधित भाग हैं। ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 300 सोपानों की व्यवस्था की विवेचन किया गया है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको किस भाग में, संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है भाग 9, दूसरा ऑप्शन है भाग 2, तीसरा ऑप्शन है भाग 11 और चौथा ऑप्शन है भाग 12। तो इसका सही उत्तर है भाग 9। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? ये हमारा एक हिसाब से पर्यावरण और भूगोल दोनों से संबंधित है। तो पहला है जहाँ तेल शोधशाला नहीं है, उसका ऑप्शन है पहला गुजरात, दूसरा है केरल, तीसरा है छत्तीसगढ़ और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में तेल शोधनशाला कोई भी नहीं है जो निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं इनमें से। बाकी अन्य जगहों पे जो कि गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल है, इसमें तेल शोधनशालाएं हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? पहला ऑप्शन है हंटर रिवर, दूसरा ऑप्शन है फ्रीलैंडर्स रिवर, तीसरा ऑप्शन है ऑरेंज रिवर और चौथा ऑप्शन है अल्बर्ट रिवर। तो जो सही उत्तर है ऑरेंज रिवर। आगे हम अब ऑरेंज रिवर जो है वो दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है, और बाकी जो अन्य रिवर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना जनसंख्या का ह्रास अभिलेखित हुआ है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड और चौथा ऑप्शन है मणिपुर। इसका सही उत्तर है नागालैंड। नागालैंड में 2011 की जनगणना के अनुसार माइनस में, जो कि नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वर्णित की गई थी या फिर गणना की गई थी। अगला हमारा 12वां प्रश्न है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण में से सर्वाधिक प्रभावी है? तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पहला ऑप्शन है युद्ध, दूसरा ऑप्शन है आपदा, तीसरा ऑप्शन है जन नियंत्रण और चौथा ऑप्शन है सामाजिक बुराई। तो ये हम सब जानते हैं कि जो तीसरा ऑप्शन है जन नियंत्रण ही इसका सही ऑप्शन होगा। हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जियोम नहीं है? जियोम मतलब बायोम होता है, बायोम वो क्षेत्र होता है जहाँ पे तीनों प्राकृतिक जो परिस्थितियां हैं वो विद्यमान होती हैं। तो पहला रेगिस्तान, दूसरा घास का स्थल, तीसरा पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम और चौथा है टुंड्रा। इसका सही ऑप्शन है सी। चलते हैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ जो 14वां है। पहले इसका प्रश्न थोड़ा सा दुबला हो गया, मैं पढ़ देता हूँ। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश वाले लोग इसको जानते भी होंगे। इसका सही ऑप्शन है इसके ऑप्शंस हैं असम, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। हम आज का 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चों के प्रति महिला कितनी है? तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है जिसका सही उत्तर था 2.2, तो जो कि आज के लिए काफी कोई रिलेवेंट नहीं है, तो हम इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है 1911, दूसरा ऑप्शन है 1921, तीसरा ऑप्शन है 1951 और चौथा ऑप्शन है 1991।
तो इसका सही उत्तर है 1921। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना की शुरुआत 1972 में हुई थी और जिसमें से 1921 जो है महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। हमारा 17वां प्रश्न है SRI विधि संबंधित है। SRI विधि किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है गेहूं से, दूसरा ऑप्शन है कपास से, तीसरा ऑप्शन है सरसों से और चौथा ऑप्शन है धान से। तो इसका सही उत्तर है धान से। हमारा 18वां प्रश्न है आज के सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ फसल दिए गए हैं, दूसरी तरफ कीट दिए गए हैं। तो मूंगफली फली छेदक, जो ऑप्शन बी है चना फली छेदक, और धान बंका मक्का तना छेदक। तो इसमें से जो ऑप्शन ए है मूंगफली, ये फली छेदक से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है, क्योंकि छेदक रोग जो है वो मूंगफली से नहीं चना से संबंधित है। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न है जो कि मक्का आलू मूंग के फसल चक्र के सघनता है। जो प्रश्न है मक्का आलू मूंग के फसल चक्र के सघनता है। पहला है 100%, दूसरा है 200%, तीसरा है 250%, चौथा है 300%। तो इसका सही उत्तर है 300%, जिसमें कहा गया है मक्का आलू मूंग के फसल की सघनता 300% है। और फसल चक्र में सघनता से आशय एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या से है। हम आज के 20वें प्रश्न पे चलते हैं। एक तरफ फसल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी प्रजाति दी गई है और उनको क्या करना है, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है मूंगफली और उसकी प्रजाति है कौशल, दूसरा है सरसों उसकी प्रजाति है वरदान, तीसरा है अलसी उसकी प्रजाति है चमत्कार और चौथा है चना उसकी प्रजाति है उदय। जिसमें से सी ऑप्शन सी अलसी चमत्कार से संबंधित प्रजाति नहीं है। इसमें क्या है, जो कौशल है मूंगफली की प्रजाति है, ये तो हमने जाना है, जबकि चमत्कार अलसी की प्रजाति नहीं है। अलसी की प्रजातियां अवस्था अभिनव अभिषेक ऐसे करके हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से किस रोग को प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? तो प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक। कौन सा ऐसा रोग है जिनको एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? ये प्रश्न पूछने का तरीका। तो इसमें ऑप्शन है क्षय रोग, टेटनस, खसरा, हैजा। तो इसका जो सही ऑप्शन है खसरा, और जो अन्य 3 विकल्प हैं इनको एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और ये सारे रोग जो हैं ये बैक्टीरिया वाले रोग हैं, जबकि खसरा एक वायरस जनित रोग है। ये आपको याद रखना है। हमारा 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ चीजें दी गई हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जो हमारे इन्वेंशंस हैं, और दूसरी तरफ उनको इन्वेंट करने वालों के नाम दिए गए हैं। तो कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, रेडियो कार्ल बेंज, बैरोमीटर ई ड्रॉसेली और डायनोमीटर माइकल फैराडे। तो सही ऑप्शन जो कि सुमेलित नहीं है इसमें कौन सा है? ऑप्शन बी, जो कि रेडियो की खोज कार्ल बेंज ने नहीं बल्कि गुलिल्मो मार्कोनी ने की थी। ठीक है, थोड़ा सा कठिन शब्द है, आप देख लीजिएगा। संचार उपग्रह सदैव, एक प्रश्न है 23वां, संचार उपग्रह सदैव क्या होता है? 4 ऑप्शन है। अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं, दूसरा ऑप्शन है स्थिर रहते हैं, तीसरा ऑप्शन है भू स्थिर रहते हैं, चौथा ऑप्शन है अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। तो संचार उपग्रह सदैव क्या होते हैं? अपनी चाल से भ्रमण करते रहते हैं। सॉरी, हम लोगों ने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। हम 23वें प्रश्न को पहले कर लिए हैं जो कि क्रम से नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हम क्रम से फिर से चल लेंगे। ठीक है, तो संचार उपग्रह जो कि भू स्थिर रहते हैं। चलिए हम अपने 24वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन बी है जर्मेनियम, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका सही उत्तर है जर्मेनियम। ठीक है, अगला जो हमारा 25वां प्रश्न है ये मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। इसको हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैथ के प्रश्न जो हैं वो सब सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम देख लेते हैं कुछ और, अगर जीएस के प्रश्न मिलते हैं तो हम उसको करेंगे, वरना इस सेशन को समाप्त कर देंगे। प्रश्न नंबर 28 है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। बस इतना हम इसमें जान लेते हैं। विजय प्रहार
जो सैन्य अभ्यास होता है वो किन दो देशों के बीच में होता है? तो ये सैन्य अभ्यास भारतीय सैन्य बलों के बीच में होता है, ना कि देश के बीच में होता है। उसके बाद 29वां प्रश्न भी हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड है। 30वां प्रश्न जो कि है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से रिलेटेड है, जिसकी वीडियो हम करंट अफेयर्स वाले सेशन में ला रहे हैं। आप वहां से ये करंट अफेयर्स हमारे कर सकते हैं। तो आज के लिए हमने जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड जो कि भर्ती परीक्षा 2018 में संपन्न हुई थी, उसके पीवाईक्यू को देखा, जो कि समान अध्ययन से रिलेटेड है। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसी समान अध्ययन के प्रश्न को, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य की इंटर कॉलेज परीक्षा 2021 उसकी होगी। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो जीडीसी की परीक्षा 2022 में संपन्न हुई थी, उसके पीवाईक्यू को, जो कि समान अध्ययन से रिलेटेड होगा। और साथ में हम जल्दी ही हिंदी से रिलेटेड इन परीक्षाओं से जो रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं उनकी एक पूरी सीरीज लेके आएंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसके नीचे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।